नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, प्रथम अध्याय संख्या 15, आखिरी चट्टान प्रकरण है, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश, भाग संख्या 2। कठिन शब्दार्थ की तरफ हम ध्यान देंगे। विस्तार शब्द का अर्थ होता है फैलाव, संगम शब्द का अर्थ होता है मिलने का स्थान, जिसको मिलन स्थल कहा जाता है। संगम को मिलन स्थल कहा जाता है। क्षितिज, जहां धरती और गगन के मिलने का एहसास होता है, उसे क्षितिज कहा जाता है। चोटी शब्द का अर्थ होता है शिखर, झुरमुट, पेड़ या झाड़ी जिसकी डालियां मिलकर कुंज सा बना रही है। कुंज का अर्थ होता है बगीचे जैसा आवास देती है, उसके लिए। सुरमई, सुरमे के रंग का, जिसका रंग होता है सुरमे का रंग हल्का नीला रंग। कडल काकों, समुद्री पक्षी को कडल काक कहा जाता है। हिंद से शब्द का अर्थ होता है अंक, यानी 1, 2, 3 को अरबी में हिंद से कहते हैं, अर्थात भारतीय शब्द कहते हैं, उसे हिंद कहकर संबोधित किया है। के कारण की गई अंक योजना हिंद से की गई थी। पृष्ठ संख्या 84, ऊपर से तीसरी पंक्ति। यहां से लेकर हम पृष्ठ संख्या 86, ऊपर से दूसरी पंक्ति तक हम आज पढ़ेंगे। लेखक कहता है, अचानक विचार आया कि मुझे वहां से लौटकर भी जाना है। इस विचार से ही लेखक का शरीर कांप गया था। दूर से सैंड हिल की तरफ लेखक ने देखा, वहां स्याही में डूबे हुए कुछ धुंधले रंग हिलते हुए से नजर आ रहे थे। लेखक ने रंगों को पहचानने की कोशिश की, पर वह उतनी दूरी से आकृतियों को अलग अलग कर के देखना उसके लिए संभव नहीं था। लेखक और उन रंगों के बीच स्याही जैसे पड़ती हुई मिट्टी के रंग के कितने ही टीले दिखाई दे रहे थे। लेखक के मन में डर समाने लगा कि क्या अंधेरा होने से पहले लेखक उन सभी टीलों को पार करके जा पाएगा अथवा नहीं। लेखक ने कुछ कदम उस तरफ बढ़ा दिए, पर लगा था कि वह उन टीलों को पार नहीं कर पाएगा। उस रास्ते से लेखक ने सोचा कि अगर मैं जाऊंगा तो शायद रेत के टीलों में ही रात भर भटकता रह जाऊंगा। इसलिए सोचा उचित है नीचे समुद्र के किनारे पर उतर जाऊं। तट का रास्ता निश्चित रूप से कैप होटल के सामने तक मुझे लेकर जाएगा। निर्णय भी उसे तुरंत ही करना था, इसलिए उसने निर्णय तुरंत किया। लेकिन बिना और सोचे लेखक कहता है कि मैं रेत पर बैठकर नीचे की तट की तरफ फिसलता गया। किनारे पर पहुंचकर कुछ क्षण बढ़ते अंधेरे की बात लेखक भूल गया। कारण था तट की रेत। लेखक कहता है, यूं पहले भी समुद्र के किनारे पर कई कई रंगों की रेत लेखक ने देखी थी, जिसके रंग थे सुरमई, खाकी, पीली और लाल मिट्टी। मगर जैसे रंग उस रेत में थे, लेखक कहता है, वैसे रंग मैंने पहले कभी भी मिट्टी के नहीं देखे थे। कितने ही अनाम अर्थात ऐसे रंग थे जिसको नाम देना भी संभव नहीं था। एक एक इंच पर एक दूसरे से अलग और एक एक रंग कई कई रंगों की झलक लिए हुए थे। काली घटा और घनी लाल आंधी को मिलाकर रेत के आकार में ढाल देने से रंगों के जितने तरह के अलग अलग मिश्रण पाए जा सकते हैं, अर्थात तो रंग मिट्टी के मिले हुए प्राप्त होते हैं, वे सभी वहां मौजूद थे। और उनके अलावा भी बहुत से रंग थे। लेखक कहता है, मैंने कई अलग अलग रंगों की रेत को हाथ में लेकर देखा और मसलकर नीचे गिरा दिया। जिन रंगों को हाथों से नहीं छू सका, उन्हें पैरों से मसल दिया। मन था कि किसी तरह हर रंग की थोड़ी थोड़ी रेत अपने पास रख लूं, पर उसका कोई उपाय उस समय लेखक के पास नहीं था। यह सोचकर कि फिर किसी दिन आकर उस रेत को इकट्ठा करूंगा, मन उदास मन से वहां से लेखक आगे चल दिया। समुद्र में पानी बढ़ रहा था। किनारे की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी। लेखक कहता है, एक लहर मेरे पैरों को भिगो गई तो अचानक मुझे खतरे का एहसास हुआ। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा।
किनारे का सिर्फ 3-3, 4-4 फुट का हिस्सा पानी से बाहर था। ऐसा लग रहा था कि जल्दी ही पानी उसे भी अपने भीतर समाहित कर देगा। एक बार सोचा कि खड़ी रेत से होकर यानी ऊपर उठने वाली रेत के ऊपर से होकर चला जाऊं, पर वह शाही जैसे रंग की रेत इस तरह दीवार की तरह उठी थी कि उस रास्ते ऊपर जाने की कोशिश करना भी लेखक के लिए बेकार था। लेखक कहता है, मेरे मन में खतरा बढ़ गया था, इसलिए लेखक वहां से दौड़ने लगा। 2-1 और लहरें लेखक के पैरों के नीचे तक आकर फिर से समुद्र की तरफ लौट गई। लेखक ने इस बार अपने दोनों जूते हाथों में उठा लिए और उसे लेकर एक ऊंची लहर से बचकर इस तरह लेखक दौड़ा जैसे सचमुच वह लहर लेखक को लपेटकर अपने साथ लेने के लिए आई हो। सामने एक ऊंची चट्टान थी, उस पर अपने को संभालने की लेखक ने कोशिश की, फिर भी उससे लेखक टकरा गया। लेखक के उस समय चोट लगी, बाहों पर हल्की सी खरोंचें भी आई, पर चोट ज्यादा नहीं थी। चट्टान पानी के अंदर तक चली गई थी, उसे बचाकर आगे जाने के लिए पानी में उतरना जरूरी था, पर उस समय पानी की तरफ पांव बढ़ाने का लेखक का साहस नहीं हुआ, अर्थात वह हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेखक कहता है, मैं चट्टान की नोक अर्थात तीखे हिस्से पर पैर रखता किसी तरह उसके ऊपर पहुंच गया। सोचा नीचे खड़ा रहने की अपेक्षा वह अधिक सुरक्षित होगा। लेखक कहता है, पर ऊपर पहुंचकर लगा जैसे मेरे साथ किसी ने एक मजाक किया हो, हंसी की हो। चट्टान के उस तरफ तट का खुला फैलाव था, लगभग 100 फीट जितना खुला स्थान। कितने ही लोग वहां घूम रहे थे। ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहां से रास्ता भी बना था। लेखक के मन से उस समय डर चला गया। लेखक कहता है, मुझे अपना आप काफी हल्का लगा, अर्थात मुझे स्वयं को हल्का महसूस हुआ। मेरे मन से डर जाता रहा और मैं चट्टान से उस समय नीचे कूद गया। लेखक कहता है, रात में कैप होटल का बगीचा, अंधेरे में हिंद महासागर को चीरती हुई एक स्याही जैसी लकीर, एक पौधे की टहनियां कुछ नजर आ रही थी। नीचे सड़क पर टॉर्च जलाता और बुझाता हुआ बंद करता हुआ एक आदमी। दक्षिण और पूर्व की क्षितिज में एक जहाज की हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। लेखक कहता है, मेरा मन बहुत बेचैन था, बिना पूरी तरह भीगे सूखती मिट्टी की तरह। जगह मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मन था अभी कई दिन कई सप्ताह वहां रहूं। लेखक कहता है, पर अपने भुलक्कड़पन की वजह से मैं एक ऐसी हिम्मत करके आ गया था कि लग रहा था कि वहां से तुरंत लौटकर जाना पड़ेगा। लेखक ने जब अपना सूटकेस खोला तो उसे पता चला कि कन्नानौर में 17 दिन रहकर जो उसने 80 से लेकर 90 पन्ने लिखे थे, वे वहीं की मेज की दराज अर्थात मेज के नीचे रह गए थे, टेबल के नीचे वाले खंड के अंदर रह गए थे, जिसे लेखक वहां छोड़कर आ गया था। अब लेखक को 2 में से एक कार्य को चुनना था। एक तरफ था कन्याकुमारी का सूर्यास्त, समुद्र का किनारा और वहां की मिट्टी, और दूसरी तरफ अपने हाथ के लिखे कागज, जो शायद अब भी जिस होटल में वह लेखक ठहरा था उस होटल का नाम था सेवाय होटल, की एक दराज में बंद थे। लेखक कहता है, मैं देर तक बैठा सामने देखता रहा, जैसे कि पौधों की टहनियां उनके अलग हिस्से में बंद महासागर के पानी से लेखक अपनी समस्या का हल उसे मिल सकता है, ऐसा वह सोच रहा था। लेखक कहता है, कुछ देर में एक गीत का स्वर सुनाई देने लगा जो धीरे धीरे पास आ रहा था। एक कॉन्वेंट की बस होटल के कंपाउंड यानी क्षेत्र में आकर रुक गई। बस में बैठी लड़कियां अंग्रेजी में एक गीत गा रही थी, जिसमें समुद्र के सितारे अर्थात समुद्र के तारे को संबोधित किया गया था। उस गीत को सुनते हुए और दूर जहाज की रोशनी के ऊपर चमकते हुए तारे जैसी
रोशनी को देखते हुए लेखक का मन और उदास होने लगा। गहरी सांझ के सुरमई में रंगी वह आवाज मन की गहराई के किसी कोमल बालों जैसे हिस्से को हल्के हल्के अपने ऊपर से हाथ फेरकर सहला रही थी। लेखक को लग रहा था कि उस रोए की जिद शायद मुझे वहां से जाने नहीं देगी। लेखक का एक मन कह रहा था कि तुम्हें कुछ दिनों तक यहीं रुकना चाहिए, इस स्थान को छोड़कर सिवाय होटल नहीं जाना चाहिए। लेकिन लेखक के जिद्दी और दूसरे रोए अर्थात मन के एक हिस्से में दिमाग के किसी कोने में अटका जो सुबह वहां से जाने वाली बसों का टाइम टेबल लेखक को बार बार बता रहा था। गीतों के स्वरों की प्रतिक्रिया के साथ टाइम टेबल के हिंद से अर्थात अंक जुड़ते जा रहे थे। वे बसों के टाइम टेबल इस प्रकार से थे। पहली बस सुबह 7:15, दूसरी बस सुबह 8:35 और तीसरी थोड़ी देर में बस थोड़ी देर बस वहां पर रुकी और उसके बाद वह लड़कियों को लेकर आने वाली बस थी। जो लड़कियों को लेकर आई थी वह बस पुनः चली गई। गीत के स्वर समाप्त हो गए और मन में केवल हिंद से की चरखी अर्थात 1 2 3 4 ऐसे अंक बार बार चल रहे थे। ग्रेजुएट नवयुवक, ग्रेजुएट कहा जाता है जो 13, 14 और 15 इन कक्षाओं को पढ़ चुका होता है, उसे ग्रेजुएट कहा जाता है। वह लेखक को बता रहा था कि कन्याकुमारी की 8000 की जनसंख्या है। कम से कम 400-500 शिक्षित नवयुवक ऐसे हैं जो बेकार में बैठे हैं। उनमें से 100 के लगभग ग्रेजुएट हैं। उनका मुख्य कार्य है नौकरियों के लिए प्रार्थना पत्र देना और बैठकर आपस में बहसबाजी यानी वार्तालाप करना। वह खुद वहां अर्थात जो ग्रेजुएट नवयुवक लेखक से बात कर रहा था वह स्वयं वहां फोटो के एल्बम बेचता था। दूसरे नवयुवक भी उसी तरह के छोटे मोटे काम करते थे। वह नवयुवक लेखक को बताता है कि हम लोग सीपियों का गुदा अर्थात भीतरी भाग खाते हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहसबाजी करते हैं। वह कह रहा था इस चट्टान से इतनी प्रेरणा तो हमें मिलती ही है। मुझे देखने के लिए उसने वहीं से एक सीपी लेकर उसे तोड़ा और उसका भीतरी भाग अपने मुंह में डाल दिया। आज का गृह कार्य। प्रश्न संख्या 1, कन्नानौर के होटल में लेखक क्या भूल आया था? प्रश्न संख्या 2, सूर्यास्त के समय समुद्र के पानी का विविध रंगों में परिवर्तन हुआ। प्रश्न संख्या 3, सूर्यास्त के बाद लेखक के मन में डर क्यों समाया? आज के लिए इतना, धन्यवाद।